हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है तो सबसे पहले आप लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किस तरह से होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस क्या होते हैं, लेवो रोटेटरी सब्सटेंस क्या होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, इन सब के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को अच्छे से रिवाइज किया है और उसके बाद ही आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग इसको ध्यान से समझना। एंट्रेंस लेवल पर भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बोर्ड लेवल पर ये पार्ट सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं वो आप लोग देखिए। RL इसका रिएक्शन हमने NU माइनस से करवाया है। एरो के ऊपर मैंने लिखा है सॉल्वेंट और RNU और L माइनस का फॉर्मेशन हुआ है। अब आप लोग जरा ध्यान से देखो कि सबसे पहले ये सिंबल्स क्या बताते हैं। देखिए ये जो R है ना, वो कोई भी अल्काइल ग्रुप है। इसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट जिसके ऊपर अटैक होने वाला है। लास्ट 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने जब GOC पढ़ा था तो उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आपको सबस्ट्रेट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। देखिए फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। RL में ये जो R है वो अल्काइल पोर्शन है, उसको मैं आगे भी डिटेल में बताता हूँ। अभी आप लोग सिंबल्स देखते हुए चलें कि ये सिंबल्स क्या कहते हैं। देखिए ये जो L है ना, इस L को हम लोग कहेंगे लिविंग ग्रुप। मतलब सबस्ट्रेट पर जो ये लिविंग ग्रुप है, इसका नाम ही लिविंग ग्रुप इसलिए है क्योंकि ये L माइनस के फॉर्म में इसमें से निकल जाने वाला है। ठीक है। और ये NU, ये भी हम लोगों ने GOC में अच्छे से पढ़ा है। ये NU का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज है ये। NU माइनस इसे कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग को बेसिकली क्या करवाना है कि ये L को लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, L माइनस के फॉर्म में हम लोगों को रिमूव कर देना है और न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप की जगह ले लेनी है। तो ये क्या बन जाएगा? RNU और ये जो L है वो L माइनस के फॉर्म में निकल जाता है। ये रिएक्शन किसी सॉल्वेंट में होती है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो आई होप आप लोगों को जनरल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। क्यों कहते हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि जो L निकल रहा है वो किस फॉर्म में? L माइनस, मतलब ये भी बन के निकल तो रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज का है। तो एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है, उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है। तो ये एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ये। तो आई होप आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन वाइज समझ में आ गया कि RL में से हमने L को रिमूव कर देना है और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह ले लेगा। तो RNU बनेगा और L माइनस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन से लिविंग ग्रुप की बात करनी है। अब हम लोग को पता है कि हम लोग अल्काइल हैलाइड्स की ही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो लिविंग ग्रुप जो होगा वो या तो आयोडीन होगा, मतलब हैलोजन होगा, आयोडीन होगा, ब्रोमीन हो सकता है और क्लोरीन हो सकता है। या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो आयोडीन होगा। याद रखें कि F कभी भी नहीं हो सकता। जो फ्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो ही नहीं करता। लास्ट क्लास में भी हमने बात करी थी कि ये जो RF बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो टूटता ही नहीं है कि दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह आके ले। इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन है, मतलब जो RF बॉन्ड है, वो नहीं टूटने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। अच्छा, हमारे पास अब फिर 3 लिविंग ग्रुप हो गए। आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और क्लोरीन हो गया। एज फार एज अल्काइल हैलाइड्स आर कंसर्न, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और क्लोरीन हो गया। अब इन तीनों में भी
जिसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो I माइनस की होती है, बाद में Br माइनस की होती है और बाद में Cl माइनस की होती है। ये ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे। कोई अगर आपसे पूछे कि आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो आप लोग को कहना है कि आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाद में ब्रोमीन और बाद में क्लोरीन। देखिए बच्चों, आप लोगों को इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये I माइनस क्यों सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर भी मैं बताते हुए चलूँ। जो वीक बेसिस होता है ना, वीक बेस, वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। I माइनस इसके अंदर सबसे वीक बेस है, क्योंकि इसका जो एसिड होता है HI वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वो हमेशा वीक होता है। तो आप लोग ऐसे याद रख लें कि जो वीक बेसिस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। आप साइज़ के हिसाब से भी कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो आयोडीन है उसकी साइज़ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे अगर आयोडीन है तो इसका ओवरलैपिंग आर के साथ में बहुत पुअर होगा, तो ये आई के I माइनस के फॉर्म में निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये जो आयोडीन है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लेकिन अभी हम लोगों को 3 लिविंग ग्रुप है हमारे पास, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, इस चैप्टर में। तो आप लोग याद रख लें कि आयोडीन ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाद में ब्रोमीन और बाद में क्लोरीन। एज फार एज फ्लोरीन इज कंसर्न, हम लोग कहते हैं कि फ्लोरीन डू नॉट शो एसएन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्लोरीन शो नहीं करते हैं। अब बात करें अल्काइल ग्रुप की, मतलब सबस्ट्रेट की। तो सबस्ट्रेट भी आप लोग जानते ही हैं, मतलब कि अगर ये ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब आयोडीन अगर इससे जुड़ा हुआ है, तो आयोडीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे 3 डिग्री सबस्ट्रेट कहेंगे। अब इसमें भी आप लोग पहचान लोगे कि ये कार्बन क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री सबस्ट्रेट कहलाएगा। ये वाला जो कार्बन है वो क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए वो 1 डिग्री सबस्ट्रेट कहलाएगा। और ये वाला जो कार्बन है वो एक भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये CH3 है, इसे हम लोग मिथाइल सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट या तो 3 डिग्री होगा, या तो 2 डिग्री होगा, या तो 1 डिग्री होगा, या तो फिर मिथाइल होगा। बात करें अगर सॉल्वेंट्स की, तो हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए जिस तरह के सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है वो होते हैं पोलार सॉल्वेंट्स। हमें पोलार सॉल्वेंट्स ही लेना है। हम नॉन पोलार सॉल्वेंट्स में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये सब फॉर्म हो सकते हैं पोलार सॉल्वेंट्स में ही। तो आप लोग याद रखें कि सॉल्वेंट्स तो हमें पहली बात क्या लेना है, पोलार सॉल्वेंट्स ही लेना है। अच्छा, पोलार में भी 2 टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, एक होता है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट्स, एक होते हैं पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट्स, और दूसरे होते हैं पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। कौन से 2 सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट्स और पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। इसको शॉर्ट में हम लोग कभी कभी PPS और PAS भी बुला लेंगे, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। देखिए डिफरेंस समझ लीजिए आप लोग कि पोलार प्रोटिक और पोलार एप्रोटिक में अंतर क्या होता है। जैसे ये H2O जो है ना वो पोलार प्रोटिक है, क्योंकि जो इसका H है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये H के H+ के फॉर्म में निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये H पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और O पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। वैसे ROH में भी H ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, RCOOH में भी H ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम लोग पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। अब जिसमें एसिडिक H नहीं होता है ऐसे सॉल्वेंट्स को हम लोग पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। जैसे एसीटोन हो गया, जैसे DMF हो गया, जैसे DMSO हो गया। अब आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि सर ये DMF, DMSO ये सब क्या है। एसीटोन तो आप अभी जानते होंगे, लेकिन DMF और DMSO के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे, तो ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखिए ये एसीटोन, DMSO और DMF का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। एसीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो ये पोलार तो है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो आएगा इसमें, लेकिन इसके जो हाइड्रोजन है ना वो कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो एसिडिक नहीं है।
तो ऐसे को हम लोग कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। जैसे इसमें भी S डबल बॉन्ड O है, CH3 है। DMSO का फुल फॉर्म होता है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड्स, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड्स, ठीक है ना। C की जगह पे खाली क्या लेना है हमने, S ले लेना है बस, CH3 S डबल बॉन्ड O और CH3 डाईमिथाइल सल्फोक्साइड्स। इसमें जो H है वो देख लेना आप लोग, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ऐसे एक और सॉल्वेंट होता है DMF, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है ना। तो HC डबल बॉन्ड O NCH3 इसका स्ट्रक्चर होता है। आप लोग जानते हो कि C डबल बॉन्ड O और NN जब ये ग्रुप आता है तो इसे हम लोग अमाइड्स कहते हैं, और N के दोनों हाइड्रोजन को हमने CH3 से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। इसमें भी जो H है वो C से जुड़ा हुआ है, तो एसिडिक तो है नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये पोलर तो है C+ और O-, लेकिन ये एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो आप लोग को पता चला कि सॉल्वेंट्स हम लोगों को सबसे पहली बात तो पोलर लेने हैं। पोलर भी दो टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हम लोगों को दो टाइप्स की रिएक्शन पढ़नी है, SN1 SN2, तो आप लोगों को सॉल्वेंट्स भी दो टाइप के पता होने चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, मैंने आप लोगों को बताया कि लिविंग ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि सबस्ट्रेट्स में जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आप लोगों को ये बताया कि सॉल्वेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी जो आखिरी चीज़ इसके अंदर बची हुई है वो न्यूक्लियोफाइल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी बेसिकली आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल का मतलब मालूम है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये आप लोग देखिए। जैसे मान लो कि NaOH है या तो KOH है। अब इसमें जो Na है ना वो S ब्लॉक का मेटल है, तो ये Na+ के फॉर्म में रहेगा और OH- के फॉर्म में रहेगा। तो इसका जो OH- है ना वो NaOH का क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, अगर आपने रिएजेंट NaOH लिया हुआ है तो वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल फिर होगा OH-। आप समझ गए। देखिए H2O में H+ और OH- नहीं होता है, ये वाटर इतना बेसिक नहीं होता, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो H2O है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो न्यूक्लियस लविंग ही होता है, तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल है, इसमें OH- नहीं है। आप लोग ध्यान रखें कि ये K+ है, ये मेटल है, तो K+ के फॉर्म में निकल जाएगा और OH- आएगा, तो ये OH- न्यूक्लियोफाइल हुआ, जबकि H2O में पूरा का पूरा H2O न्यूक्लियोफाइल है। अब जैसे बात करें NaOR की, तो इसमें Na तो Na+ के फॉर्म में निकल जाएगा, तो जो OR- या RO- जो बचा है वो न्यूक्लियोफाइल हुआ इसके अंदर। तो न्यूक्लियोफाइल अलग अलग तरह के होते हैं, ये आप लोग देखें। अब जैसे KCN है, तो KCN में से ये जो K है वो प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, तो जो CN- आएगा ना दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल। अब आप लोग ध्यान देना कि इसके अंदर K जो था वो C से जुड़ा हुआ था और K+ के फॉर्म में निकला है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को C पे छोड़ के गया है, तो इसमें C नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो साइनाइड के अंदर C नेगेटिव चार्ज का होता है, तो मैं कहूँगा कि साइनाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो C है। मतलब कहीं ये जाके कहीं अटैक करता है तो वो किससे अटैक करेगा, वो कार्बन से अटैक करेगा, ना कि नाइट्रोजन से अटैक करेगा, क्योंकि ये C के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसका पावरफुल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, अटैक C से होगा। है पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल कौन, CN-, लेकिन अटैक किससे होगा, C से होगा, ठीक है। अब यही बात करें AgCN के केस में, तो ये जो Ag है ना वो D ब्लॉक का मेटल है, इसलिए वीक है, तो ये तो निकलता ही नहीं है, तो ये Ag इससे अभी भी जुड़ा हुआ है, तो AgCN का स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि AgCN में न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो वो पूरा का पूरा AgCN है, क्योंकि Ag अभी तक निकला नहीं है। अच्छा, इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, तो ये बार जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस CN के अंदर होगा वो नाइट्रोजन होगा। आगे मैं आप लोगों को रिएक्शंस लिख के बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। अभी आप लोग फिलहाल के लिए जान के रखिए कि जो KCN के अंदर न्यूक्लियोफाइल है वो CN- है, AgCN पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल है।
जबकि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स दोनों में अलग अलग हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कार्बन है और इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो नाइट्रोजन है। तो ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि CN एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स प्रेजेंट है। और जब भी एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग ऐसे ग्रुप्स को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, ग्रुप्स लाइक साइनाइड्स, नाइट्राइड्स। अब नाइट्राइड्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। ग्रुप लाइक साइनाइड्स, नाइट्राइड्स पोजेसेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स इनके पास हैं। जैसे KCN के अंदर C है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, AgCN के अंदर N है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो है तो दोनों CN, लेकिन दोनों के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स अलग अलग हैं। तो हम लोग कहते हैं ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को क्या, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे आप लोग देखें KNO2 में अगर मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊं तो K+O- N डबल बॉन्ड O, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है KNO2 का। तो अब इसमें K तो K+ के फॉर्म में निकल जाएगा, स्ट्रॉन्ग मेटल है। अब क्या बच जाएगा, O- NO, तो ये इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब AgNO2 का स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होता है, AgON डबल बॉन्ड O, लेकिन क्योंकि Ag जो है वो वीक मेटल है तो Ag अभी तक निकला ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब आप लोग ध्यान रखें, अब इसमें O नेगेटिव चार्ज का है, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसके अंदर कौन हुआ, O, जबकि इसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है वो N। तो अटैक करने की बारी आएगी तो इसके अंदर से O अटैक करेगा और इसके अंदर से कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा। अटैक अलग एटम से होते हैं तो प्रोडक्ट भी अलग बनते हैं, ऐसा हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स या इन जनरल न्यूक्लियोफाइल्स को पहचानना सीखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। LiAlH4 में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्राइड। हाइड जब भी लगता है किसी नाम के आगे तो वो उसका नेगेटिव पार्ट होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल। R अगर किसी मेटल से जुड़ा हुआ है तो मेटल तो पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये R पे क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो R- है वो इसका न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, जैसे वाटर में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, वैसे अमोनिया NH3 ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल होता है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्डिंग करता है, अटैक करता है आगे। ठीक है, तो ये हो गए कुछ न्यूक्लियोफाइल्स की बातें। मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में सबसे पहले बेसिक क्रिएट करने के लिए आप लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ा दिया। फिर मैंने इन चारों चीज़ों की बात कर ली जिसको हम लोगों को इन रिएक्शंस में यूज़ करना है। कौन कौन से हैं ये, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि लिविंग ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन अच्छा होता है लिविंग ग्रुप, कौन बुरा होता है लिविंग ग्रुप, कौन लिविंग ग्रुप होता ही नहीं है, ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। मैंने आप लोगों को ये बताया कि अल्काइल ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है। मैंने आप लोगों के साथ में सॉल्वेंट्स डिस्कस किए। मैंने आप लोगों को ये बताया कि सॉल्वेंट्स हमने पोलार लेने हैं, पोलार में भी पोलार प्रोटिक और पोलार एप्रोटिक होते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया। मैंने आपसे डिस्कस किया कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं, और इसमें सबसे खास बात कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं ये मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स के हैं, SN1 भी होता है और SN2, जिसमें से मैं SN2 अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ कि SN2 रिएक्शन किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर का मतलब होता है SN2, ये 2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर, और SN तो आप लोग जानते ही हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। देखिए, अब इसमें जो Cl है ना वो हो गया लिविंग ग्रुप, ये C से 3 H जुड़े हुए हैं, वो मेरा अल्काइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पर है OH-, इसका मतलब ये है न्यूक्लियोफाइल। किसी सॉल्वेंट में इस रिएक्शन को हम लोग करवाते हैं। अब होता ये है कि जो OH- है ना,
वो जिस डायरेक्शन में क्लोरीन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आके इस कार्बन पे कर लेता है अटैक। ठीक है, तो ये अटैक किस तरह से हो गया? देखो ये OH है, ये कौन से साइड से आया? इसे हम लोग कहेंगे कि ये आ गया बैक साइड से। बैक साइड मतलब किसकी बैक साइड? लिविंग ग्रुप, मतलब क्लोरीन की बैक साइड से आ गया। ठीक है, अब OH कार्बन पे आके अटैच हो रहा है और उसी समय ये क्लोरीन को कार्बन को छोड़ के निकलना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग समझे ये बात को? तो इसमें ऐसा हुआ कि ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए ही हैं, आगे से ये क्लोरीन निकलने की कोशिश कर रहा है और बैक साइड से ये OH माइनस इस कार्बन पे आके अटैक करने की या जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए ये कि ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन और OH ये पार्शियल बॉन्ड बना बना के जुड़े हुए हैं। इसको हम लोग हाईली अनस्टेबल कहेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके अंदर कुछ 5 बॉन्ड बनाने वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। ये और बात है कि ये कंप्लीट बॉन्ड्स नहीं है, यहाँ से क्लोरीन निकलने की कोशिश कर रहा है और OH माइनस पीछे से आने की ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होता है इसके अंदर, हाईली अनस्टेबल। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो हाईली अनस्टेबल। अब किसी हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का बनना तो आप लोग भी जानते हो कि स्लो होना चाहिए। अब स्लो होने की वजह से ये क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग। मतलब अब देखिए ये बनने के ये एक बार बन गया, अब क्या होगा? जो जो काम करना चाहता था वो काम वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा। मतलब क्लोरीन निकलना चाहता था तो Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, और OH क्योंकि जुड़ना चाहता था तो OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन इसके इस तरफ अरेंज हो जाएंगे इस तरह से। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि ये RDS का मतलब क्या है। ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये रिएक्शन पूरी की पूरी एक स्टेप में ही हो रही है। ये ट्रांजिशन स्टेट तो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा हुआ होगा ऐसा हम कह रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली कभी आइसोलेट नहीं करा गया है। ये ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। ठीक है, इस तरीके के हम लोगों ने थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स रखे हैं। ये एक स्लो स्टेप है। अब रेट डिटरमाइनिंग मतलब OH माइनस ये सबस्ट्रेट पे अटैक करके जिस स्पीड से ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा वही स्पीड पूरे रिएक्शन की स्पीड होगी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो हाईली अनस्टेबल है। इसमें से तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्लोरीन निकल जाएगा और OH अटैच हो जाएगा, तो ये तो एकदम फास्ट होगा। तो यहां से यहां हम कितनी देर में पहुंचते हैं वो डिसाइड करेगा कि पूरी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। तो हम लोग स्लो स्टेप को जनरली क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पूरी रिएक्शन की स्पीड यहां से यहां पहुंचने में ही डिसाइड हो रही है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होती है। एक ही स्टेप है ये, एक ही स्टेप में OH माइनस का अटैक भी होता है और वही टाइम पे क्लोरीन माइनस का रिमूवल भी होता है। ठीक है, अच्छा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है और सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है। मतलब रेट डिसाइड करने में सबस्ट्रेट का भी एक बहुत बड़ा हाथ होगा और न्यूक्लियोफाइल का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। इसीलिए हम लोग इसको बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं कि जो रेट है वो डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। देयरफॉर इट इज क्या? बाइमोलिक्यूलर, टू मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो रेट है, रेट एक्सप्रेशन, उसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। और किसके किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है? सबस्ट्रेट के भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है और OH माइनस के भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है।
यहाँ पर इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं, ये 1 और 1 मिला के 2, तो मतलब कह सकते हैं कि ये जो है रिएक्शन वो कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, तभी इसको हम लोग बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप है, रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन किसके किसके, सबस्ट्रेट के भी और न्यूक्लियोफाइल के भी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हाईली अनस्टेबल क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो थर्ड पॉइंट मैंने ये कर दिया कि हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। अब बच्चों आप लोग सोच के बताना मुझे कि इस कार्बन के ऊपर तीनों हाइड्रोजन है, SN2 को करवाने के लिए ये कंडीशन अच्छी, या फिर अगर इस कार्बन के ऊपर तीनों CH3 ग्रुप होते ये कंडीशन अच्छी। तो आई होप आप लोग सोच पाओगे कि जो OH माइनस को इस कार्बन पे अटैक करने के लिए जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो उतना अच्छा, क्योंकि एक ही स्टेप में OH माइनस को अटैक करना है, क्लोरीन को रिमूव भी करना है, तो OH माइनस को कार्बन पे अटैक करने के लिए जगह तो चाहिए। तो मैं ऐसा कहूंगा कि ये कार्बन जितना कम स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, OH माइनस के अटैक करने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। मतलब अगर सबस्ट्रेट CH3 है तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। अगर मैं एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दूंगा मतलब प्राइमरी, मतलब रेट स्लो हो जाएगी। दोनों हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दूंगा, रेट और स्लो हो जाएगी। तीनों हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दूंगा, रेट सबसे स्लो हो जाएगी। और इनफैक्ट अगर कार्बन के ऊपर तीनों CH3 आ जाते हैं, मतलब टर्शरी ग्रुप आ जाता है, तो वो SN2 रिएक्शन शो ही नहीं करता। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि रेट डिक्रीजेस व्हेन स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन सबस्ट्रेट इंक्रीजेस। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर सबस्ट्रेट पे बढ़ता है तो रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो रेट का जो ऑर्डर होगा वो CH3 के लिए सबसे फास्ट होगा, बाद में प्राइमरी के लिए होगा, बाद में सेकेंडरी के लिए होगा और बाद में टर्शरी के लिए होगा। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि जो टर्शरी सबस्ट्रेट्स होते हैं वो SN2 रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बारे में हम लोग कुछ कहें कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा ही बैक साइड से होगा। आप लोग सोच सकते हो कि जो क्लोरीन है वो ऑलरेडी फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, वो तो अभी तक निकला ही नहीं है। तो OH माइनस कभी भी फ्रंट साइड से आ सकता है क्या, नहीं। तो OH माइनस हमेशा कहाँ से आएगा, बैक साइड से ही आएगा। और OH माइनस अगर बैक साइड से ही आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ऑलवेज इन SN2 बैक साइड अटैक इज पॉसिबल। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो क्लोरीन इस एंड से निकल रहा है ना, तो OH इस एंड से जुड़ रहा है। आप लोग देखें डिफरेंस, Cl इस एंड से निकल रहा है तो OH इस एंड से जुड़ रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब Cl जिस साइड से रिमूव हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल उसके ऑपोजिट साइड से आ रहा है, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जा रहा है, इन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैटर करता है जब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री इस रिएक्शन की पढ़ते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं कि टर्शरी जो सबस्ट्रेट होता है विल नॉट शो SN2। देखिए ये सब जो मैंने लिखा है ये आप लोगों को भी नोट्स बनानी है। देखो जब तक आप लोग लिख के नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। और समझ में इनफैक्ट वीडियो देखने से आ भी जाता है, तो एग्ज़ाम में भी तो आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो आप लोगों को खुद से लिख के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि टर्शरी सबस्ट्रेट विल नॉट शो SN2, ये मैंने आपको समझा दिया। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड, इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, आप लोग याद रखें कि इस रिएक्शन को कुछ बातें फेवर करती हैं, उसमें सबसे पहली है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब आप लोग भी समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है उसी स्टेप में जिस स्टेप में क्लोरीन निकल रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो फेवर करते हैं SN2।
और मैंने सॉल्वेंट की बात करी थी, ये आप लोग याद रखेंगे कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो SN2 को फेवर करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखो। मैं आगे के लेक्चर्स में आप लोगों को इसमें डिटेल में समझाऊंगा, या फिर एंट्रेंस लेवल पे जब हम लोग इस रिएक्शन की बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगा पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक का डिफरेंस। ठीक है, अभी आप लोग फिलहाल के लिए याद रखें कि जो SN2 रिएक्शन होती है उनको फेवर करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं तो SN2 रिएक्शन नहीं होगी। SN2 रिएक्शन तो हो जाएगी तब भी, लेकिन रेट का जो डिफरेंस होता है ना, रेट, हम लोग रेट बेसिस पे जब एंट्रेंस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर पोलर प्रोटिक होगा तो SN2 की स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी, और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN2 की स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हम लोग बात करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके अंदर। अभी आप लोग फिलहाल के लिए जान के रखिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो SN2 को फेवर करते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ 2 एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ इसको, SN2 को और अच्छे से। देखिए, ये कार्बन को, ये कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, ड्यूटेरियम है ना। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है 11th में। तो ये हो गया ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम मैंने क्यों लिया? क्योंकि मैं चाहता था कि इस कार्बन के ऊपर चारों जो ग्रुप्स हों वो अलग अलग हों। तो ऐसा होने से क्या हुआ सर, तो ये वाला जो कार्बन है वो स्टार से रिप्रेजेंट हो गया। अब ये स्टार बन गया, स्टार बन गया मतलब एसिमेट्रिक कार्बन एटम आ गया, और एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब ऑप्टिकली क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अच्छा, अब ये जो सबस्ट्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, जो हम लोगों ने CH3Br लिया हुआ था उसमें तो कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, और अगर एक कार्बन से 3 सेम एटम जुड़े हुए हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होगा। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए ऑप्टिकली एक्टिव एग्जाम्पल लेके आपको शो किया है। अब देखिए, इस जो सबस्ट्रेट है वो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो आप लोग कहोगे सर कि प्राइमरी है। ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो प्राइमरी हुआ। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि प्राइमरी की स्पीड सेकेंडरी और टर्शरी से SN2 की ज़्यादा होती है। मतलब प्राइमरी सबस्ट्रेट देखते ही आप समझ गए होंगे कि रिएक्शन तो कौन सी होनी है, SN2। और SN2 को फेवर करने के लिए हम लोग सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया पोलर एप्रोटिक मतलब DMSO को ले सकते हो आप लोग, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ले सकते हो, एसीटोन ले सकते हो। ठीक है, और ये जो OH- है ये अपना न्यूक्लियोफाइल है। अब सारी कंडीशन बता रही है कि आपने कराना है SN2। अब देखिए, SN2 से क्या हुआ, SN2 से आपको क्या समझ आया कि OH- का अटैक आपको बैक साइड से कराना है। इसका मतलब क्या हुआ कि Br जिस डायरेक्शन से निकलेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या आएगा, OH, और H फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो है तो अभी भी ये क्या, ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन इसका क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बात आ गई आप लोगों को समझ में। तो अगर मैं कहूँगा इस एग्जाम्पल के लिए कि अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस था, अगर मान लो कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस था, तो OH- का अटैक हुआ और जो प्रोडक्ट बना और उसमें क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इनवर्ट, तो ये क्या बन जाएगा, लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। ठीक है, हर एग्जाम्पल के लिए ट्रू नहीं होगा, लेकिन अभी अपने लेवल पे हम लोग ये बात को कह सकते हैं कि अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, अगर ये डेक्स्ट्रो सब्सटेंस है तो SN2 अटैक के बाद में क्या बन जाएगा, लेवो रोटेटरी सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है ना। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था। अब मैंने सबस्ट्रेट ऐसा ले लिया, इसका नाम क्या है, 2-ब्रोमोब्यूटेन। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, आप लोग पॉज ले लीजिए और पहचानिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है क्या। आई होप आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि कार्बन पे एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक C2H5 जुड़ा हुआ है, और एक कौन जुड़ा हुआ है इसके अंदर, एक जुड़ा हुआ होगा इसके अंदर हाइड्रोजन। तो अभी ये कार्बन अब क्या बन गया, स्टार बन गया, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है। अब आप लोग देखिए कि ये OH- का अटैक कहाँ से होगा, ये जो ब्रोमीन है ना,
वो बुक के प्लेन के बाहर है, ऐसे ऊपर की तरफ बुक के प्लेन के बाहर है। अगर ये ब्रोमीन बुक के प्लेन के बाहर है तो ये जो OH माइनस का अटैक होगा वो क्योंकि बैक साइड से होगा, पीछे से आएगा OH माइनस, क्योंकि रिएक्शन कौन सी करा रहे हैं हम, SN2। रिएक्शन SN2 है, DMSO लिखा हुआ है यहाँ पर, हम लोगों को SN2 को फेवर करना था इसके अंदर। तो OH माइनस का अटैक अगर बैक साइड से हुआ है तो मैं कहूँगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो ये OH होगा ना, उसके अंदर मैंने डैश बना दिया, ये वेज रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउट ऑफ द प्लेन, तो ये OH आएगा बिलो द प्लेन, प्लेन के पीछे से आएगा ये। तो आप लोग देख रहे हो डिफरेंस। तो ये हो गया स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN2, मतलब कि जो लिविंग ग्रुप है जिस डायरेक्शन से जाता है उसके ऑपोजिट साइड से ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। आई होप बच्चों के आप लोगों को ये बात अभी तक समझ में आ गई। तो ये हो गया ऑल अबाउट SN2। देखिए अगर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पढ़ते तो इसको समझ नहीं पाते हम लोग कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता, क्या मतलब है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लेवो होगा, वरना तो आपको ऐसे लगता कि जो ब्रोमीन है वो यहाँ से जा रहा है और OH यहाँ से आ रहा है, तो फ़र्क क्या पड़ रहा है, कार्बन पे अभी भी तो यही चाह रहे हैं। लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का डिफरेंस है, ठीक है। ये कंपाउंड पूरे के पूरे अलग होते हैं, एक डेक्स्ट्रो है एक लेवो है, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग कंपाउंड होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को SN2 अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ SN1, ठीक है बच्चों। अभी बात करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मतलब SN1 की। SN2 को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया, बात करते हैं SN1 की। तो SN1 आप जरा ध्यान समझें। देखिए जो C के ऊपर CH3 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 और ये आयोडीन, मतलब ये क्या है अपना सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट हो गया। आयोडीन क्या है अपना लिविंग ग्रुप। देखिए कि अभी तक न्यूक्लियोफाइल को मैंने लिखा ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें सबसे पहले सबस्ट्रेट का रोल आता है। ये सबस्ट्रेट है और इसके अंदर का जो लिविंग ग्रुप है वो I- के फॉर्म में पहले तो निकल गया। तो ऑब्वियसली अगर ये I- के फॉर्म में निकला है तो ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। GOC में हमने ये पढ़ रखा है। तो देखा आप लोगों ने SN2 में तो क्या हो रहा था कि सबस्ट्रेट में से जब लिविंग ग्रुप निकल रहा था तो उसके ऑपोजिट साइड से ही क्या आ गया था, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अभी तक न्यूक्लियोफाइल का SN1 में पता ही नहीं है। पहले तो आयोडीन निकल गया और कार्बोकैटायन बन गया। अब जो कार्बोकैटायन बना है ना, C के ऊपर CH3 C के ऊपर CH3 C के ऊपर CH3 विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोग जानते हो, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, ठीक है। तो अब ये कार्बन के ऊपर किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल तो आ रहा है स्टेप नंबर 2 में, ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। दिस इज नॉट ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज इंटरमीडिएट। ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, बनता है। ये कार्बोकैटायन क्यों स्टेबल है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, प्लस प्लस को स्टेबलाइज करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी 99 अल्फा H हमने लिखे हुए हैं। तो ये कार्बोकैटायन तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले सबस्ट्रेट में से लिविंग ग्रुप के निकल जाने से कार्बोकैटायन बन जाता है और बाद में कार्बोकैटायन पे OH माइनस का अटैक होता है। अब देखिए जो कार्बोकैटायन है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि फ्रंट साइड से कुछ निकल रहा है तो बैक साइड से ही अटैक होगा। अब ये तो कार्बोकैटायन बन के तैयार है, तो OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। मतलब अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है, अटैक बैक साइड से भी हो सकता है। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर रहा होगा तो ऑब्वियसली ये स्टेप कैसा होता होगा, फास्ट स्टेप होता होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि ये जो OH माइनस है ना, उसका अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है और OH माइनस का अटैक बैक साइड से भी हो सकता है। और ये स्टेप कैसी होगी, तो ये फास्ट होगी। पहली स्लो है, तो जो स्लो होती है वो क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है।
ठीक है। अच्छा, अगर OH माइनस का अटैक फ्रंट साइड से होता है तो कुछ ऐसा बनेगा, और OH माइनस का अटैक अगर बैक साइड से होता है तो कुछ ऐसा बनेगा। फ्रंट साइड से I माइनस निकला और फ्रंट साइड से ही OH माइनस का अटैक हुआ, तो क्या हम लोग कहेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन था वैसा का वैसा रहा? तो ऐसे को कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। OH माइनस बैक साइड से आया, मतलब I माइनस जिस साइड से गया उसके ऑपोजिट साइड से OH माइनस आया, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन का क्या? इन्वर्जन। और क्या प्रोबेबिलिटी है? अब ये बेचारा CH3 लेके बैठा है और वो राह देख रहा है कि मेरे ऊपर अटैक हो, तो फ्रंट साइड से भी 50% हो सकता है, बैक साइड से भी 50% हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि 50% जो है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोगों ने डिफरेंसेस देखे SN2 और SN1 में। पहला डिफरेंस तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि जो SN2 है वो तो एक स्टेप में ही हो जा रही थी, जबकि SN1 रिएक्शन, जो SN1 रिएक्शन हो रही है ना, जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में हो रही है। इसमें से जो पहला स्टेप है वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है, और दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। पहला स्लो है, बाद में फास्ट है। अब मैंने पहले आप लोगों को समझा दिया है कि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो इन्वॉल्व होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगी। मतलब रेट विल डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से इस रिएक्शन में कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली सबस्ट्रेट, और सिर्फ सबस्ट्रेट पे रेट का डिपेंड होना ये बताता है कि ये रिएक्शन कैसी है? यूनिमोलिक्यूलर है। आप समझे? यूनि का मतलब वन मॉलिक्यूल, यूनिमोलिक्यूलर है, SN1 बुलाते हैं इसको। तो इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है हमने। ये कैसी रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन। रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, और जो रेट है ना वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली सबस्ट्रेट, इसलिए हम लोग तो क्या बुलाते हैं? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। रेट एक्सप्रेशन में रेट इज इक्वल टू K, सबस्ट्रेट लिखा मैंने और उसकी पावर 1 लगा दी। न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर आता ही नहीं है, तो ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। SN2 रिएक्शन में वही ऑर्डर कितना था? 2 था, और ये SN1 में ऑर्डर कितना है? 1 है। ठीक है। और कुछ बातें इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है, और वो इंटरमीडिएट कौन होता है? कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताइए कि ये जो कार्बोकैटायन बना है वो कौन सा कार्बोकैटायन बना है? 3 डिग्री। मान लो कि अगर इसके अंदर CH3 और H होता, मतलब ये सबस्ट्रेट कैसा होता? 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता। यहाँ पे H होता, यहाँ पे H होता, और यहाँ पे CH3, मतलब 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता। और अगर ये तीनों ही H होते तो CH3 मतलब मिथाइल कार्बोकैटायन बनता। लेकिन आप लोग को ये पता है, GOC में भी हमने पढ़ रखा है कि जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन हाई स्पीड से बनेगा, फास्ट बनेगा। तो अगर SN1 के रिएक्शन की स्पीड का हम लोग ऑर्डर निकालें तो टर्शरी कार्बोकैटायन या टर्शरी सबस्ट्रेट की स्पीड सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। टर्शरी की सबसे ज़्यादा होगी, बाद में 2 डिग्री आना चाहिए, बाद में 1 डिग्री आना चाहिए, और बाद में CH3। जबकि यही वाला जो ऑर्डर है ना वो पूरा का पूरा रिवर्स था। कब? SN2 में। SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस हम लोग देखते थे। CH3 में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होने की वजह से ये SN2 बहुत फास्ट शो करता है, लेकिन इसका जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये SN1 फास्ट शो करता है। तो ये आप लोग बेसिक डिफरेंस भी देखते हुए चलें। मैं तो ऐसा कहूँगा कि जो 1 डिग्री होते हैं ना, ये 1 डिग्री SN1 शो ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो कार्बोकैटायन बनता है वो बहुत ही अनस्टेबल बनता है। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक की हम लोग बात कर लिए।
कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो फ्रंट साइड से भी हो सकता है, वो बैक साइड से भी हो सकता है। इसका मतलब 50% जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन और 50% जो होता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है, मान लो कि अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है, जो इस केस में नहीं है क्योंकि ये तीनों ग्रुप सेम है, अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट भी इसमें, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, वो मान लो कि डेक्स्ट्रो बनता है तो 50% डेक्स्ट्रो बनेगा। तो ये इन्वर्जन से बना है तो ये लेवो बनेगा और वो भी 50%, तो 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो का मिक्सचर बनता है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैंने आपको ये बात सिखाई है कि 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो के कॉम्बिनेशन को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। इसका मतलब SN1 रिएक्शन में अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो का मिक्सचर बनेगा, मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। और रेसिमिक मिक्सचर अपने आप में ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सिखाया था। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वाई लास्ट लेक्चर वॉज सो इम्पोर्टेंट, वरना तो आप लोग समझ ही नहीं पाते कि ये क्या रिटेंशन, क्या इन्वर्जन, क्या रेसिमिक मिक्सचर, ये आप समझ ही नहीं पाते। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। और SN1 की ये भी खास बात है कि न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर वीक होता है तो SN1 फेवरेबल होती है। जैसे स्ट्रॉन्ग में SN2 फेवरेबल थी तो वीक में SN1 फेवरेबल होगी। मतलब न्यूक्लियोफाइल इंतजार करना चाहिए कि आयोडीन निकल जाए और बाद में मैं अटैक करूं। ठीक है, तभी तो वो SN1 करवा पाएगा। वही स्टेप में अगर अटैक कर लेगा तो वो SN2 हो जाएगी। ठीक है, और SN1 आप लोग याद रखेंगे कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होता है ना, उसमें ज्यादा फेवरेबल होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कुछ आप लोग देख लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के। क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, बाद में 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री और बाद में CH3 होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 का भी क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3। जो 1 डिग्री सबस्टेट होते हैं मैंने आप लोग को बताया कि वो SN1 शो ही नहीं करते हैं। तो मैंने जो आपको बताया है वही लिख के दिया है ताकि आप लोग इजीली नोट्स बना सकें। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो फ्रंट और बैक दोनों साइड से होता है, मतलब 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है। मैंने आप लोग को बताया कि सबस्ट्रेट अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो हम लोग को प्रोडक्ट में 50% एक्स्ट्रो मिलेगा और 50% लेवो मिलेगा, और यही मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। और लास्ट मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है और सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं तो वो SN1 को ज्यादा फेवर करते हैं। एक एग्जांपल आप लोग देख लें, ये ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट मैंने लिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखें। ये कार्बन के ऊपर C2H5 है, C3H7 है, CH3 और आयोडीन है। मतलब इस कार्बन की चारों वैलेंसी मैंने अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई कर रखी है। अब अगर मैंने OH- के प्रेजेंस में SN1 करवाया मान लो, और मैंने सॉल्वेंट ले लिया है मान लो H2O पोलर प्रोटिक, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप नंबर 1 जिसमें आयोडीन इसमें से निकल जाएगा। और आयोडीन अगर I- के फॉर्म में निकल गया तो ये कार्बन वैसे के वैसा रहा, विथ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बोकेटायन को मैंने यहाँ लिखा, कार्बन के ऊपर C2H5, C3H7, CH3, और OH- का अटैक दोनों साइड से पॉसिबल है, फ्रंट से भी और बैक से भी। अगर अटैक फ्रंट से होता है तो ये बनेगा, अटैक अगर बैक से होता है तो ये बनेगा। तो मैं कह रहा था कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये इसका मिरर इमेज तो है, तो ये लेवो ही होगा ना। तो अगर डेक्स्ट्रो 50% बनेगा तो लेवो भी 50%, और ऐसे मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को SN1 और SN2 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों का काम ये होगा कि आप SN1 और SN2 को रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज कर लें। आप लोग ये देख लें कि सबस्ट्रेट्स क्या क्या होते हैं, आप लोग देख लें कि लिविंग ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, आप लोग देख लें सॉल्वेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या क्या होते हैं। इससे भी खास बात, आप लोग लास्ट लेक्चर को भी अच्छे से रिवाइज कर लें। ऑप्टिकल एक्टिविटी का आपको अच्छे से समझ में आना ये बहुत ज़रूरी है SN1 और SN2 को अच्छे से समझने के लिए। तो आई होप आप लोगों को SN1 SN2 अभी तो समझ में आ गया, लेकिन आप लोग अच्छे से अगर रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वोलाटाइल। मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिमाग में से उड़ने में देर नहीं लगती। तो
ये मैंने समझा दिया तो वी आर प्रोफेशनल्स, ये हम लोग सब, हमको सब कुछ आता है ये सब, लेकिन ये आप लोगों को आना चाहिए। और ये कब आएगा? जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग SN1 SN2 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। SN1 SN2 के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट के लिए भी गुजरात बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकती है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। SN1 SN2 की स्पीड किस में ज़्यादा होगी, किस में कम, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग तब तक SN1 SN2 को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।